अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं चैप्टर नंबर 12 सिंध बोर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर के साथ। ठीक, आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ वैसे तो आपने पढ़ा ही है स्टूडेंट्स, मैट्रिक में भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। काफ़ी डीप स्टडी इसकी हम करेंगे कि ये क्या होता है, किसने दिया था और किस तरह ये काम करता है। बहुत सी चीज़ें इसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। ठीक स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो ये जिसने दिया था उस साइंसदान का नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। तो स्टूडेंट्स, इस साइंसदान का नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम था और इसने एक्चुअली हमें बताया ये था कि कोई भी दो तरह के चार्जेस जो होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हों, चाहे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके दरमियान जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितनी लगती है, इसको मालूम करने का उसने हमें फॉर्मूला दिया था। तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बार किए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने हमें बताया कि कोई भी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितनी लगती है, ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स उसने जो इस्तेमाल किया वो टॉर्शन बैलेंस है। टॉर्शन बैलेंस ये एक्चुअली स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको इस्तेमाल करते हुए कूलम ने इनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट की। अब टॉर्शन बैलेंस एक अलग से पूरा लेक्चर है, ये क्या होता है, किस तरह बना हुआ होता है और ये कैसे काम करता है, फोर्स कैसे मालूम करते हैं हम इससे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स, तो इसको एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, कोई नई वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि उसने जो इस्तेमाल किया वो टॉर्शन बैलेंस नामी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट की। तो इस टॉर्शन बैलेंस के अंदर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे। किस तरह से उसने क्या किया कि पहले उसने चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। पहले उसने देखा कि अगर मैं छोटे छोटे चार्जेस रखता हूँ, चार्जेस को हम शो करते हैं Q1 और Q2 से। फर्ज करें दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2 और उनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला है R। ठीक स्टूडेंट्स, तो उसने ये कहा कि पहले मैं क्या करता हूं कि चार्जेस डिफरेंट इस्तेमाल करता हूं। कम चार्जेस रखता हूं, उनके दरमियान एक कांस्टेंट फासला रखता हूं और देखता हूं कि उन दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स लग रही है। फिर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूं, बड़े चार्जेस ले लेता हूं, उनके दरमियान चेक किया कि कितनी फोर्स लग रही है। इस तरह स्टूडेंट्स वो डिफरेंट चार्जेस लेता गया और चेक करता गया कि सेम फासले पे उनके दरमियान कितनी फोर्स लग रही है। तो जो रिजल्ट उसके पास स्टूडेंट्स निकल के आया, उसमें उसने ये कहा कि एक्चुअली जो इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा तो उनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगी, और अगर इनके दरमियान जो इनका जो चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड अगर कम होगा, इनका प्रोडक्ट कम होगा, तो इनके दरमियान फोर्स भी कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन उसने ऑब्जर्व किया। चाहे दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बढ़ा दें या किसी एक का आप बढ़ा दें, तो प्रोडक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, लिहाजा फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो एक तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की। फिर उसने दूसरी चीज़ ये किया कि अब उसने चार्जेस तो लिए कांस्टेंट, मतलब सेम चार्जेस उसने ले लिए Q1 और Q2। इस बार वो चार्जेस चेंज नहीं कर रहा, बस सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज ले लिए, अब कुछ नहीं कर रहा है इनके साथ। अब स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि इनके दरमियान जो फासला है उस फासले को वो चेंज करेगा। वो देखना चाहता है कि क्या इनके दरमियान फोर्स फासले पर भी डिपेंड करती है। तो वो फासला इनके दरमियान बढ़ाएगा तो चेक करेगा कितनी फोर्स लग रही है,
कितना फासला बढ़ाया तो कितनी फोर्स लग रही है, कितना फासला कम कर दिया चार्जेस के दरमियान तो कितनी फोर्स लग रही है। उसने बार बार इन्हीं चार्जेस का, सेम चार्जेस का फासला बार बार चेंज किया, आर बार बार उसने चेंज किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो इसके फासले के, चार्जेस के दरमियान जो फासला है उसके इन्वर्सली रिलेट करती है, और इन्वर्सली जो रिलेट कर रही है वो स्क्वायर के हिसाब से कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जब फासला बढ़ रहा है तो इनके दरमियान फोर्स कम हो रही है, क्योंकि फासला और फोर्स के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। आप फासला बढ़ा देंगे, फासला बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। पहले तो ये चीज़, लेकिन ये फोर्स कितनी कम होगी, स्क्वायर रूट के हिसाब से। देखें ज़रा बात को समझें। फर्ज करें अभी इनके दरमियान जो फासला है वो r है। अब आप क्या करते हैं कि फासला डबल कर देते हैं, फासला बढ़ा दिया, डबल करके आपने इसका फासला कर दिया 2r। पहले r था, अब आपने कर दिया 2r, मतलब फासला इसका डबल कर दिया। फासला बढ़ाने से फोर्स कम हो जाएगी, बढ़ गया ना फासला, तो फोर्स इनके दरमियान, चार्जेस के दरमियान कम हो गई। लेकिन कितनी कम हुई, फासला आपने अगर इसका डबल कर दिया तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से डबल का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 टाइम्स इसकी फोर्स कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन तो है लेकिन स्क्वायर के हिसाब से। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ उसने ऑब्जर्व की। मिसाल के तौर पे अगर आप इनका फासला 3 गुना कर देते हैं, 3r कर देते हैं, तो फासला तो बढ़ गया, फोर्स तो कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम होगी, 3 गुना आपने फासला बढ़ा दिया तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी। इस चीज़ को अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा ये। तो एक चीज़ तो उसने ये ऑब्जर्व कर ली कि जो फोर्स है इन दो चार्जेस के दरमियान वो डिपेंड कर रही है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी चीज़ उसने ये ऑब्जर्व कर ली कि भाई ये जो फोर्स है वो इनका जो फासला है उसके फासले के इन्वर्सली रिलेट कर रही है और स्क्वायर के हिसाब से कर रही है। तीसरी चीज़ स्टूडेंट्स एक और उसने ऑब्जर्व की कि ये दो चार्जेस के दरमियान जो आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस मीडियम में कर रहे हैं। ये दो चार्जेस जो आपके पास मौजूद हैं ये वैक्यूम में आपने रखे हुए हैं, एयर में आपने रखे हुए हैं, वाटर में रखे हुए हैं, इनके दरमियान आपने गिलास रख दिया है, शीशा, या इनके दरमियान आपने कोई कंडक्टर, कोई लकड़ी, कोई गिलास, कोई और चीज़ रख दी है। तो इनके दरमियान मीडियम क्या है, जो आप फोर्स मालूम कर रहे हैं इन दो चार्जेस के दरमियान, तो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरी चीज़ उसने ये ऑब्जर्व की कि मीडियम चेंज करने से भी इनके दरमियान फोर्स पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, तीसरी चीज़ उसकी क्या हो जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सिंपल लिख देते हैं, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। मतलब जिन चार्जेस, जिस मीडियम में आपने ये चार्जेस रखे हैं उस मीडियम की नेचर कैसी है वो भी डिपेंड करता है इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पर। ठीक, फोर्स भी उस पर डिपेंड करती है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको वैक्यूम या एयर में रखते हैं तो इनके दरमियान फोर्स मैक्सिमम होगी। सुने दोबारा, अगर आप दो चार्जेस लेते हैं और उनके दरमियान फासला r रखते हैं, ठीक, यही चार्जेस उठा के आप वैक्यूम में रख लें, मतलब उनके दरमियान फोर्स वैक्यूम में चेक करें कितनी लग रही है। यही चार्जेस इतने ही फासले के साथ आप वाटर के अंदर रख दें तो चेक करें कि इनके दरमियान कितनी फोर्स लग रही है। यही चार्जेस इतने ही फासले के साथ आप ऑयल के अंदर रख दें, या इतने ही फासले के दरमियान आप कोई और मीडियम, कोई लकड़ी या कोई गिलास टाइप की कोई चीज़ रख दें, फासला इतना ही रहे, चार्जेस इतने ही रहें, सेम रहें, तो आप चेक करते रहें कि इनके दरमियान, चार्जेस के दरमियान फोर्स
कितनी लग रही है। आप ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स लग रही है इन चार्जेस के दरमियान वो वैक्यूम में लग रही है। वैक्यूम या एयर, इसको फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक। एयर को भी फ्री स्पेस में हम काउंट कर लेते हैं, करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हैं। किताब में एयर और वैक्यूम दोनों को ही फ्री स्पेस कह रहा है। तो फ्री स्पेस में वैक्यूम या एयर में आप सबसे ज़्यादा फोर्स पाएंगे इन दो चार्जेस के दरमियान, और दूसरे जो मीडियम है उनमें फिर उस मीडियम के हिसाब से फोर्स कम होती चली जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब मीडियम पर भी डिपेंड करती है वो फोर्स। तो इन तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद उसने एक कंबाइन करके इन तीनों पॉइंट्स को एक लॉ दिया, और वो जो लॉ था वो इस तरह से था कि फोर्स आपकी डिपेंड करती है Q1 Q2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Q1 Q2, और आर स्क्वायर नीचे है तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का। 4 भी कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन भी एक चीज़ होती है, थोड़ी देर में बात करेंगे, ये भी कांस्टेंट होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब रिमूव होगी तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आ जाता है, और बाकी आ गया Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो कूलम ने स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला दिया आपको दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का। ये जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन है स्टूडेंट्स, इसकी जगह जो ये कांस्टेंट आया है ये एक्चुअली मीडियम कांस्टेंट कहलाता है। कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, मतलब एक्चुअली ये मीडियम की नेचर को शो करता है, ठीक। Q1 Q2 ये चार्जेस आ गए, चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। देखिए तीनों पॉइंट्स आ गए इसमें, चार्जेस का प्रोडक्ट भी आ गया, फासला भी आ गया, और ये मीडियम भी आ गया। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इस फॉर्मूले में आ गई। इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट आसान करने के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, अब इसको पूरा कौन याद रखे, कौन पढ़े इसको इतना बड़ा। आप इस कांस्टेंट को सिंपल लिख देते हैं K, ये पूरा कांस्टेंट K लिख देते हैं, K इसके बराबर हो गया, ठीक। और ये बाकी आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है जो कि कूलम ने दिया दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का। क्या है स्टूडेंट? आप बताएं कि दो चार्जेस जो आपने लिए हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, वो दो चार्जेस आपने कितने फासले पे रखे हैं, और वो दो चार्जेस जिनके दरमियान फोर्स मालूम करनी है वो किस मीडियम में रखे हैं। ये के क्या है? मीडियम के बारे में आपको मालूमात देगा, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मीडियम कांस्टेंट जो है के, इस पे थोड़ी देर के बाद हम बात करते हैं। उससे पहले जो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि आप फोर्स अगर डबल कर देंगे तो फासला अगर आप डबल कर देंगे तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। फासला अगर आप 3 गुना बढ़ा देंगे तो वो 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी। इसी पे 2-3 सवालात करके फिर इसके कांस्टेंट पे हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स के दो चार्जेस हैं आपके पास, Q1 और Q2। इनके दरमियान कुछ ना कुछ फासला है जो कि R है, और अभी इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, जो भी हो। अभी इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है F, ठीक। अब वो ये कहता है कि अगर मैं इन दो चार्जेस के दरमियान फासले को डबल कर देता हूँ, फर्ज करें ये Q1, चार्जेस का मैग्नीट्यूड वही है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ फासला जो है वो कह रहा है कि मैं डबल कर देता हूँ। तो फासला फर्ज कर लें, ये उसने कर दिया डबल, ठीक। अब ये फासला R नहीं है बल्कि 2R है। तो अब वो पूछना चाह रहा है कि बताओ अब क्या अब भी फोर्स F ही लगेगी? नहीं, जाहिर है अब फासला बढ़ गया तो अब फोर्स कुछ और लगेगी। तो कह रहा है कि वो फोर्स मालूम करके बताओ F डैश कितनी फोर्स लग रही है। तो स्टूडेंट सिंपल हमें पता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने इसकी फोर्स को चेंज कर दिया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स चेंज कर दी, F डैश कर दी। लेकिन ये कब की, कैसे की? वो तब हुई जब आपने इसके दरमियान फासला बढ़ा दिया। पहले R था तो फोर्स F थी, अब फासला आपका R नहीं है बल्कि 2R है, जिसकी वजह से फोर्स F डैश हो गई।
तो आर फासले का, आर का स्क्वायर मत बोलने, बेहतर है फासले का स्क्वायर बोल लें। तो पहले आर जो था वो फासला था तो इसका स्क्वायर था, अब फासला 2r है तो अब उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, के Q1 Q2 अपनी जगह पे और 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक, 4 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो इसको आप बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा 1/4। 4 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा, k अपनी जगह पर, Q1 Q2 और r स्क्वायर, 4 बाहर कर दिया, r स्क्वायर बचा सिर्फ f डैश। ये ब्रैकेट स्टूडेंट्स किसके बराबर है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इस ब्रैकेट की जगह आप लिख सकते हैं f। लिहाजा यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर आप फासला डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अपॉन में है तो जाहिर डिवाइड हो जाएगी और कम हो जाएगी। जो पहले इस पे फोर्स लग रही थी जब फासला r था, उस फोर्स को आप 4 दफ़ा डिवाइड कर देंगे तो जो फोर्स बनेगी अब उतनी फोर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो गई उसकी पहले वाली फोर्स से। क्लियर स्टूडेंट्स? यहीं पे मैं कह देता हूं कि अब फासला आपने 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक, तो यहाँ पे दोबारा आप इसको मालूम कर लें कि f चूँकि बराबर होता है k Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि आपने उसकी फोर्स को चेंज कर दिया, और चेंज कब हुई, जब आपने इसके दरमियान फासला जो है चार्जेस के दरमियान वो 3 गुना बढ़ा दिया। तो फासला अब कितना हो गया, 3r, और स्क्वायर था फासले का तो फासले का स्क्वायर आ गया। तो अगेन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि Q1 Q2 3 का 9 हो जाएगा, r स्क्वायर 9 को बाहर निकाल दें तो ये 1/9 हो जाएगा, और k Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स अपनी जगह पे रहेगा। तो ये ब्रैकेट किसके बराबर हो जाएगा, अगेन फोर्स के बराबर। तो f डैश आपके पास अब जो फोर्स है वो बराबर आ जाएगी 1/9 f के। मतलब जब आपने फासला इसका 3 गुना कर दिया स्टूडेंट्स, तो अब उसकी जो फोर्स है वो 9 टाइम्स कम हो गई उसकी पहले वाली फोर्स से। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक? मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, पहले इनके दरमियान जो फासला था वो r था। आप इनका फासला सिर्फ बढ़ा ही नहीं सकते, कम भी तो कर सकते हैं। तो फर्ज करें अब मैं इसका फासला कम करके और हाफ r कर देता हूं, मतलब पहले से फासला कितना कर देता हूं, आधा। मैग्नीट्यूड का मैं चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड वही है। तो जब मैंने इनका फासला आधा कर दिया तो फासला कम करने की वजह से पहले तो ये सोचें कि फोर्स बढ़ जाएगी चार्जेस के दरमियान या कम हो जाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, जब चूंकि चार्जेस करीब आ चुके हैं तो अब इसकी फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी बढ़ के, हमने इनके दरमियान फासला आधा कर दिया तो फोर्स कितनी बढ़ जाएगी, अभी चेक कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं कि भाई हमने इन चार्जेस के दरमियान फोर्स बढ़ा दी, चेंज कर दी फोर्स, तो f डैश कर दी। और ये f डैश तब हुई जब आपने इनके दरमियान जो फासला r था वो अब हाफ r कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर इसका सॉल्व कर लें कि Q1 Q2 अपॉन हाफ का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1/4, और r का स्क्वायर अपनी जगह पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 है वो डिवाइड पर डिवाइड है, डिवाइड पर डिवाइड। तो जब ये अपॉन में होता है, इस तरह से होता है, तो ये क्या करता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेता है। यहाँ डिवाइड पर डिवाइड में है, ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये 4 चला जाएगा ऊपर, और अब आपके पास बचेगा क्या, k बचा, Q1 Q2 अपॉन में सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, r स्क्वायर। 1 तो बेकार है लिखना, 1 नहीं लिखते। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट कि ये ब्रैकेट आपका बराबर हो गया f के। तो अब आपकी जो फोर्स है वो बढ़ तो गई, लेकिन कितनी बढ़ी, 4 गुना। आपने उसका फासला आधा कर दिया तो उसकी फोर्स कितनी बढ़ गई, 4 गुना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग एक काम ये कर सकते हैं,
आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में, सिंध बोर्ड में जो एग्जाम्स होंगे उनके एमसीक्यूज में ये बात पूछ सकता है कि अगर आपके पास फासला हाफ कर दें हम तो फोर्स कितनी बढ़ जाएगी, या फासला डबल कर दें तो फोर्स कितनी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये सवालात आते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ सवालात अपने पास से बनाने हैं आपने। आप क्या करें कि इनके दरमियान फासला जो है वो 4 गुना बढ़ा दें तो फोर्स कैलकुलेट करें। आप इनके दरमियान जो फासला कम किया वो हाफ नहीं बल्कि 1/4 फासला कर दें तो फिर चेक करें कितनी फोर्स बढ़ गई इनके दरमियान में। आप एक चार्ज जो है वो डबल कर दें, एक को कुछ भी नहीं करें, एक को मत छेड़ें, तो फिर चेक करें इनके दरमियान फोर्स कितनी बढ़ गई। आप दोनों चार्जेस को जो है वो डबल कर दें, क्योंकि सिर्फ फासला ही चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फर्ज करें कि हम कहते हैं कि जो चार्जेस Q1 Q2 हैं, हम इनके दरमियान फासला तो R ही रहने देते हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देते हैं। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 था, अब हम कर देते हैं Q1 भी डबल कर देते हैं और Q2 भी डबल कर देते हैं। तो चार्ज Q1 भी हमारे पास 2 ट्वाइस हो गया, डबल हो गया, और चार्ज Q2 जो था वो भी हमने डबल कर दिया। ठीक, फासला वो ये, फासले को हमने नहीं छेड़ा, फासला R ही है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड बढ़ाने से भी फोर्स पे जाहिर चेंज आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स कितने गुना बढ़ गई, कितने टाइम्स बढ़ गई, चेक कर लेते हैं। अगेन फोर्स बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने फोर्स चेंज कर दी। कैसे कर दी? ये फोर्स तब चेंज हुई जब हमने Q1 को भी डबल कर दिया और Q2 को भी डबल कर दिया, जबकि फासले को हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, सॉल्व कर लें। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा दें, 2 4 हो जाएगा। 4 को हम बाहर सेपरेट कर देते हैं, तो पहले 4 लिख देते हैं, बाकी क्या बचा, K, Q1 बचा, Q2 बचा। 2 और 2 4 हो गया, 4 बाहर निकल गया, बाकी बचा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगेन ये ब्रैकेट कितना हो गया स्टूडेंट्स, F। तो आप कह सकते हैं कि जब चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आप डबल कर देंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपने ही पास से कुछ सवालात बनाएंगे, मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे, फासला चेंज कर देंगे, या दोनों भी कर सकते हैं एक ही सवाल में। एक ही सवाल में आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें, फासला भी चेंज कर दें। मैं कहता हूँ मैंने जो है वो क्या नाम है इसका, मैग्नीट्यूड भी डबल कर दिए दोनों के, और जो फासला था वो भी मैंने डबल कर दिया दोनों चार्जेस के दरमियान। तो अब बताओ कितनी फोर्स चेंज हुई, या अब फोर्स कितनी हो गई। तो जब आप दोनों चार्जेस को डबल कर देंगे और फासला भी डबल कर देंगे तो इनके दरमियान फोर्स सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपने चार्जेस डबल कर दिए दोनों तो फासला भी तो बढ़ा दिया। जब चार्जेस बढ़ने की वजह से फोर्स बढ़नी थी उसी वक्त आपने लेके फासला भी बढ़ा दिया, तो फोर्स दोबारा उतनी ही हो गई। तो जब आप चार्जेस भी डबल कर दें दोनों और फासला भी डबल कर दें तो उस केस में आपके पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा, और ये करने के बाद मुझे आप कमेंट्स में चाहें तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी आप कर लीजिएगा जो मैंने बताया, और इसके अलावा एक्स्ट्रा अपने पास से भी सवालात कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा कूलम्स वाला चल रहा था, और कूलम्स ने हमें एक फॉर्मूला दे दिया था दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक, थोड़ी देर पहले सवालात से पहले हमारी बात रह गई थी, मैंने छोड़ दी थी बीच में इस K के बारे में, कूलम्स कांस्टेंट के बारे में, मीडियम कांस्टेंट के बारे में। ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली स्टूडेंट्स वो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर मीडियम में इस K की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक, और ये K एक्चुअली खुद कुछ नहीं है, जस्ट हमने वो जो एक कांस्टेंट था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस कांस्टेंट को हमने K कह दिया था। ठीक,
तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इस कांस्टेंट की। ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली आपका मीडियम डिपेंडेंट है और ये कांस्टेंट ड्राइव किया गया है बाकायदा गॉस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। अभी आपने नहीं पढ़ा जाहिर है, तो अभी हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट टॉपिक ही है, थोड़ा सा आगे चल के ना, गॉस लॉ। तो उस गॉस लॉ की मदद से ये कांस्टेंट ड्राइव किया गया है। इस कांस्टेंट में 4 और पाई तो आपको पता ही है। ये जो एप्सिलॉन आपको नज़र आ रहा है, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। एक्चुअली ग्रीक लेटर है, जिस तरह हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा टाइप की चीज़ें होती हैं, वो भी ग्रीक लेटर्स हैं। उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर होता है एप्सिलॉन, या कुछ लोग इसको एप्साइलन भी पढ़ते हैं। ठीक, ये तो इसका खुद का एक्चुअल नेम है। यहाँ इस कांस्टेंट में हम इसको नाम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स? इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी। ये क्या चीज़ है? परमिटिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है? परमिटिविटी एक्चुअली हर मीडियम को डिफाइन करती है। तो परमिटिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, Q1 और Q2। अब ये दो चार्जेस आपने किस मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम को डिफाइन करेगा ये परमिटिविटी। ठीक, परमिटिविटी आपको ये बताएगा कि जिस मीडियम में आपने ये दो चार्जेस रखे हैं, वो मीडियम, उस मीडियम की कितनी सलाहियत है इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पर इफेक्ट होने की, इस फोर्स पर असरअंदाज होने की। मतलब कहने का ये है कि मैंने लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर इन दो चार्जेस को आप वैक्यूम में रख दो या एयर में रख दो, तो इन दो चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम फोर्स होती है। लेकिन अगर यही सेम चार्जेस इतने ही फासले पे आप डिफरेंट मीडियम्स के अंदर रखो, तो इनके दरमियान फोर्स कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो मीडियम अपना इफेक्ट डाल रहा होता है इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पर। तो परमिटिविटी हमें यही बताती है कि जिस मीडियम में आपने ये दोनों चार्जेस रखे हैं, वो मीडियम अपना कितना इफेक्ट डाल रहा है या फोर्स को कितना तोड़ रहा है, कितना कम कर रहा है इन दो चार्जेस के दरमियान। समझ आ रही है बात? तो परमिटिविटी आपको उस मीडियम की सलाहियत बताता है कि उस मीडियम में कितनी सलाहियत है इस फोर्स को ख़राब करने की, इस फोर्स को कम करने की। तो चूंकि मीडियम जो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो वहाँ पे जो वैक्यूम है वो इनके दरमियान फोर्स को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पहुँचा सकता। तो इस वजह से मैक्सिमम फोर्स होती है आपकी वैक्यूम और एयर के अंदर। एयर में वैसे तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे फोर्स में कमी लाते हैं, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, वो बहुत कम होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वैक्यूम और एयर में फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है। वैक्यूम और एयर को हम फ्री स्पेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी, परमिटिविटी मतलब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ख़राब करने की सलाहियत, कम करने की सलाहियत, तो जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी मतलब वो कम ख़राब कर रही है फोर्स इनके दरमियान, वो कम नुकसान पहुंचा रही है इनके दरमियान फोर्स को, तो इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स ज़्यादा होगी। जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उस मीडियम में फोर्स ज़्यादा होगी दो चार्जेस के दरमियान। लिहाजा फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, इनकी जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। लिहाजा उस फ्री स्पेस में फोर्स चार्जेस के दरमियान सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसको हम बाकायदा एक सिंबल से शो कर देते हैं और उसको सिर्फ एप्सिलॉन नहीं रखते, उसको हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन नॉट फिर क्या चीज़ हो गई? परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी है तो परमिटिविटी, लेकिन किस चीज़ की? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, वैक्यूम
और एयर। तो फ्री स्पेस की जो आपकी परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, और वो कितनी होती है मैं बताता चलूँ। वो परमिटिविटी होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, मतलब वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को सिर्फ इतना सा ही खराब कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब अगर आप दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फ्री स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हो, अगर ये दो चार्जेस जो हैं आपके वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, मैं लिख देता हूं फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में अगर आप दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो Q1 और Q2, तो उस केस में आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा फ्री स्पेस के लिए वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन तो सिंपल परमिटिविटी है, एप्सिलॉन तो सिंपल परमिटिविटी है, लेकिन कौन से मीडियम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं आप? फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम किससे शो करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो अब एप्सिलॉन से बेहतर है एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्री स्पेस के लिए आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अब आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा फ्री स्पेस के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास, इसको अगेन आप क्या कह सकते हैं? के कह दें इसको ना, सिंपल। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, फोर्स जो है फ्री स्पेस में वो इसके बराबर हो जाएगी, और इस कांस्टेंट को भी आप सिंपल के कह सकते हो, मसला नहीं है। ये वही चीज़ है, परमिटिविटी ही है, बस वो थोड़ा सा हम यहाँ एयर की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास कांस्टेंट को दोबारा इसको क्या कह दें? के कह दें, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, आपको यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू आपको पता है, मैंने अभी बताया कितनी है? 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। के कह दें या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कह दें। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 9 × 10⁻9, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, के जो मीडियम कांस्टेंट है आपके पास, कूलम्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो फ्री स्पेस के लिए, चूंकि यहाँ पे आपने परमिटिविटी जो है वो फ्री स्पेस की रखी है, लिहाजा ये जो के की वैल्यू आई है वो भी फ्री स्पेस की आई है। तो फ्री स्पेस में अगर चार्जेस मौजूद हैं तो वहाँ पे अगर आपने उनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपल के की वैल्यू रखेंगे फ्री स्पेस वाली, जो कि ये है 9 × 10⁻9। इसको आप याद कर लें, फ्री स्पेस की आपको पता होनी चाहिए के की वैल्यू, तो वो रख देंगे आप यहाँ पे। दोनों चार्जेस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उनके दरमियान फासला पता होना चाहिए। तो फ्री स्पेस में आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं दो चार्जेस के दरमियान। मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। फिर भी अगर कोई सवाल है स्टूडेंट तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के चार्जेस अगर फ्री स्पेस में ना हो, किसी और मीडियम में हो, वाटर, ऑयल, गिलास, किसी दूसरे मीडियम में हो, या कोई भी दूसरा मीडियम उन चार्जेस के दरमियान में हो, वहाँ हमने अगर चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? वहाँ के की वैल्यू क्या रखेंगे? ये तो फ्री स्पेस के लिए है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, फॉर एनी अदर मीडियम, फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई भी दूसरा मीडियम होगा तो सिंपल है कि वहाँ भी आप अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा।
एप्सिलॉन नॉट हमने स्पेसिफिक कर दिया है, खास मखसूस कर दिया है एयर के लिए, मतलब फ्री स्पेस के लिए। एप्सिलॉन जो है इसको सिंपल अगर आप लिखेंगे विदाउट नॉट के, तो ये जो एप्सिलॉन है अब वो आप किसी भी मीडियम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये जो सिंपल एप्सिलॉन है वो अब किसी भी मीडियम के लिए आप इस्तेमाल कर लें अदर देन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अलावा किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होगी उसको आप एप्सिलॉन कह दें, ठीक। या इसको आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। एम मतलब परमिटिविटी किसकी? मीडियम की, फ्री स्पेस के अलावा दूसरे मीडियम की परमिटिविटी। आपकी किताब में तो सिंपल एप्सिलॉन लिखा है, सिंध टेक्स्ट बुक में सिंपल एप्सिलॉन लिखा है, तो मर्जी है आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें, मसला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब सिंपल क्या होगा कि इस एप्सिलॉन नॉट की जगह आप यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे। मतलब एप्सिलॉन अब उस मीडियम की परमिटिविटी आ गई कि अगर आप ये दो चार्जेस जो हैं वो वाटर में रखे हैं तो वाटर की कितनी सलाहियत है, वो दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स को कितना ख़राब या कितना कम कर सकता है, वाटर की कितनी सलाहियत है, तो वो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, ये उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। तो उस मीडियम की परमिटिविटी आप यहाँ पे लगा सकते हैं जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं। तो ये सेम आ गया, बाकी बचेगा Q1 Q2, क्योंकि उस मीडियम में जाने से चार्जेस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फासला भी दायरे आप वही रख लें, मसला नहीं है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी दूसरे मीडियम के लिए। अब अगर आपको दूसरे मीडियम की, किसी भी मीडियम की, अगर आपको जो परमिटिविटी है, जो उसकी सलाहियत है फोर्स को ख़राब करने की चार्जेस के दरमियान, अगर वो आपको पता है तो आप सिंपल उसकी वैल्यू यहाँ लिख दें, 4 पाई, ये पाई की वैल्यू लिखें, चार्जेस और फासले की वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करें और आपके पास उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी चार्जेस के दरमियान। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि वाटर की जो परमिटिविटी होती है, मतलब वाटर की जो सलाहियत होती है चार्जेस के दरमियान फोर्स को ख़राब करने की, वो तकरीबन 7.12 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतनी सलाहियत होती है वाटर की। तो जब वाटर की आपको परमिटिविटी पता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह पे परमिटिविटी मीडियम की, पाई की वैल्यू, चार्जेस, फासले की वैल्यू, इन सबको सॉल्व करेंगे, आपके पास वाटर में उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स निकल के आ जाएगी, ख़त्म कहानी। यहाँ से आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं, यहाँ परमिटिविटी मुझे बताएं, वाटर की आपको कम नज़र आ रही है या फ्री स्पेस की? ये 8.85 10⁻⁻12 और ये 7.12 10⁻⁻10, -10 बड़ा होगा या -12 बड़ा होगा स्टूडेंट्स? तो जाहिर है आप कहेंगे कि भाई -10 बड़ा होगा। माइनस में छोटी वैल्यू हो तो वो एक्चुअली बड़ी होती है, ठीक। तो इसका मतलब किसकी परमिटिविटी ज़्यादा है? वाटर की। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि परमिटिविटी ज़्यादा है मतलब उसकी फोर्स को ख़राब करने की सलाहियत ज़्यादा है। तो जब फोर्स ज़्यादा ख़राब कर पाएगा ये वाटर, तो इसका मतलब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम हो जाएगी वाटर के दरमियान एज कंपेयर टू दी फ्री स्पेस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर आपको सिंपल पता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है तो आप सिंपल वो यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर आपको उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं पता, फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी निकालनी पड़ेगी, उस मीडियम की परमिटिविटी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस फॉर्मूले के जरिए आप उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप एप्सिलॉन एम से भी आप मतलब आपको पता है क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट भी आपको पता है क्या होता है, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये नई चीज़ आ गई एप्सिलॉन आर, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? देखिए रिलेटिव जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि एज कंपैरिजन टू दिस, किसी चीज़ के साथ आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। मतलब ये जो आपके पास परमिटिविटी है वो
किसी और मीडियम के कंपैरेटिव में आप बताओगे, उसके मुकाबले में बताओगे। कैसे? ये इस तरह से आपको बताता है स्टूडेंट्स कि एक्चुअली आपको बता रहा है ये कि वो जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कितने टाइम्स है। रिलेटिव परमिटिविटी एक्चुअली आपको टाइम्स बताता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव टू दी फ्री स्पेस परमिटिविटी कितने टाइम्स ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि गिलास की जो परमिटिविटी है, गिलास की जो परमिटिविटी है, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूं कि गिलास की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के 81 टाइम्स है। मतलब मुझे गिलास की परमिटिविटी एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, वैल्यू नहीं पता उसकी, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि गिलास की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के 81 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जो एप्सिलॉन आर है वो आपको एक्चुअली टाइम्स बताता है, गुना बताता है कि इतने गुना उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा है, इतने गुना ज़्यादा है। ठीक स्टूडेंट्स, तभी इसको रिलेटिव कहते हैं, मतलब ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव परमिटिविटी। अब अगर आपको उस गिलास की एग्जैक्ट परमिटिविटी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल क्या करें, जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 मैंने बताया, उसको सिंपल 81 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस गिलास की परमिटिविटी निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये तब की बात है जब सवाल में आपको उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं बताएगा। अगर आपको परमिटिविटी बता दी, उस मीडियम की सिंपल परमिटिविटी एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, तो बात आपकी यहीं ख़त्म हो जाएगी। आप सिंपल उसकी परमिटिविटी की वैल्यू रखेंगे मीडियम की, सॉल्व करेंगे और उसके दरमियान आपको फोर्स चार्जेस के दरमियान निकल जाएगी। लेकिन अगर आपको वो उस मीडियम की एग्जैक्ट परमिटिविटी नहीं बताता और सिर्फ इतना कह देता है कि भाई ये जो उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी के इतने टाइम से, तो फिर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करा के एयर की परमिटिविटी से आप उस मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने एयर की परमिटिविटी को स्टैंडर्ड बना दिया है। हम किसी भी दूसरे मीडियम की जो परमिटिविटी है वो आप एयर के कंपैरिजन में बता सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? कोई भी सवाल हो यहाँ तक आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, मुमकिन है कि कोई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो पाए, तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम लिखना चाहें कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम लिखना चाहें तो अपने अल्फाजों में सिर्फ समझने के लिए, याद करने के लिए हम लिख सकते हैं। आसान भाषा में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाउ मच टाइम्स, या इसको ऐसे लिखें, रिलेटिव परमिटिविटी tells us that how much times the permittivity of medium, how much times the permittivity of the medium is, कि रिलेटिव परमिटिविटी बताती है हमें कि हाउ मच टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, कि जिस मीडियम में आप वो दो चार्जेस ले रहे हैं उसकी जो परमिटिविटी है वो कितने टाइम्स है, किसके, एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ यहाँ पे, एज कंपेयर
to the permittivity of फ्री स्पेस। क्या बताती है ये कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि हाउ मच टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, उस मीडियम की जिसमें आपने चार्जेस रखे हैं उसकी परमिटिविटी कितने टाइम से, एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी के मुकाबले में। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट और यहां पे हम बात करेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, बस एक आखिरी बात और करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लॉ है कूलम्स लॉ, ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं या किस कंडीशन में ये वैलिड है, कब आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो कूलम्स लॉ आप सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे आपके पास जो चार्जेस हैं वो बहुत छोटे होंगे, आप उन्हें कहते हैं पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ is only applicable for point charges, मतलब बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं। जैसे आपके पास सिंपल क्या हो गया, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, मतलब छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हों आपके पास। ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनके दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी है, छोटे छोटे से चार्जेस हैं ये। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया आपको कि स्फीयर पे भी आप चार्जेस लेकर आ सकते हैं, मतलब बॉडीज, पूरी पूरी बॉडीज पे भी आप चार्जेस ला सकते हैं। तो फर्ज करें मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक पे फर्ज कर लें ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे भी फर्ज कर लें पॉजिटिव चार्ज है। चलें, ठीक, अब जाहिर है पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है यहाँ पे। तो क्या इन दो स्फीयर्स के दरमियान हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मालूम करने के लिए? तो आपको नजर आ रहा है कि ये स्फीयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पॉइंट चार्जेस तो नहीं है ये तो चार्जेस तो बहुत बड़े हो गए। तो क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम? हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब हम इन स्फीयर्स को एज अ पॉइंट चार्ज बना सकें। इनको पॉइंट चार्ज कैसे बनाएंगे? इनको पॉइंट चार्ज आप ऐसे बना सकते हैं कि देखें, जब ये दो स्फीयर्स करीब रखे हैं तो ये तो जाहिर है एक दूसरे के लिए बहुत बड़े हैं, तो अभी तो आप इसमें कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं दो चार्जेस को अगर आप बहुत दूर ले जाते हैं तो जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे के लिए छोटे होते चले जाएंगे, और एक वक्त आएगा, मतलब दूर, अच्छे खासे दूर जाने के बाद अब ये एक दूसरे के लिए एज आ पॉइंट चार्ज बिहेव करेंगे। इसका मतलब कि जो साइज इन स्फीयर्स का है, इस साइज से ज़्यादा फासला इनके दरमियान कर दिया जाए। जो साइज इन स्फीयर्स का है इससे कई गुना ज़्यादा फासला इनके दरमियान कर दिया जाए, 10 गुना फासला, 20 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। तो फासला इतना बढ़ा दें कि इसके साइज से, इनके स्फीयर्स के साइज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो स्फीयर्स हैं वो पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे, और अब उस कंडीशन में आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कूलम्स लॉ इन केस में भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जब ये करीब हैं तो देखें हर चार्ज जो है वो अलग एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट रिपेल करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक चार्ज हर चार्ज को रिपेल करेगा, इसी तरह ये चार्ज जो है वो भी हर चार्ज को रिपेल करेगा। तो क्या हर चार्ज के लिए अलग अलग आप कूलम्स लॉ लगाएंगे? नहीं, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप जब इसको दूर ले जाएंगे तो दूर ले जाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि ये जो एक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो हर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था, हर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, अब जब दूर ले जाएंगे
तो अब ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और अब सिर्फ यहाँ पे ये दो चार्जेस हो जाएंगे जिनके दरमियान रिपल्जन की फोर्स होगी, तो अब सिंपल ये दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह कंसीडर किए जा सकते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जो बात क्लियर नहीं है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।